इस विशेष विस्तृत चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल। हमारे सामने आज विजुअल नोट्स, अध्ययन सामग्री और इस पूरे सेशन का एक बहुत बड़ा डेक मौजूद है। और आज के इस गहन अध्ययन में हम मेवाड़ के महान योद्धा महाराणा प्रताप के जीवन, उनके संघर्ष और उनकी कूटनीति से जुड़े उन सभी जरूरी तथ्यों को बारीकी से समझेंगे जो सीधे परीक्षा के प्रश्न पत्रों में देखने को मिलते हैं। हाँ, और जब बात प्रतियोगी परीक्षाओं की होती है तो ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि कौन सा तथ्य परीक्षा के नजरिए से सबसे ज्यादा वजन रखता है। सही बात है। हम सिर्फ ये नहीं पढ़ेंगे कि क्या हुआ, बल्कि हर तथ्य के पीछे का क्यों और कैसे भी समझेंगे। हमारे पास जो ये विजुअल सामग्री है, हम इसके हर एक हिस्से का विश्लेषण करेंगे। घटनाओं की क्रम को इस तरह से खोलेंगे कि वे दिमाग में पूरी तरह से छप जाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल शुरू करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले विजुअल नोट से, जो महाराणा प्रताप के बेसिक प्रोफाइल या कहें कि उनके प्रारंभिक जीवन को दर्शाता है। जन्म की तारीख जो इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है, वो है 9 मई 1540। और यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है, अगर प्रश्न पत्र में हिंदू पंचांग के अनुसार तिथि पूछी जाए, हाँ, ये बहुत बार पूछा जाता है। बिल्कुल, तो उसका सही उत्तर होगा ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, सही। और जन्म स्थान था मेवाड़ की अजय निशानी कुंभलगढ़ दुर्ग का बादल महल, जिसे जूनी कचहरी भी कहा जाता है। परीक्षा में कई बार सीधा जूनी कचहरी नाम से ही विकल्प आ जाता है। बहुत बढ़िया पॉइंट। उनके माता पिता महाराणा उदय सिंह द्वितीय और महारानी जयवंता बाई थीं, जो सोंगरा चौहान वंश से ताल्लुक रखती थीं। प्रताप की पत्नी का नाम अजबदे पवार था और उनके सुपुत्र थे अमर सिंह प्रथम। लेकिन पिछली परीक्षाओं के रुझान को देखें तो सबसे ज्यादा सवाल उनके बचपन के नाम से बनते हैं। हाँ, कीका। बिल्कुल, कीका। और ये बात बहुत दिलचस्प है कि कीका सिर्फ एक उपनाम नहीं है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये महाराणा प्रताप की पूरी युद्ध रणनीति की नींव को समझाता है। वो कैसे? मतलब इसका क्या कनेक्शन है? देखो, मेरा मतलब है, भीली भाषा में कीका का अर्थ होता है छोटा बच्चा। प्रताप ने महलों के आराम में पलने के बजाय अपना बचपन वनवासी भील समुदाय के बीच बिताया था। हाँ, जमीनी जुड़ाव। बिल्कुल, उन्होंने वहीं से अरावली के भूगोल को समझा, तीरंदाजी सीखी और छापामार युद्ध की बारीकियां जानी। जब कोई परीक्षक कीका के बारे में पूछता है तो वो वास्तव में एक भावी राजा के उस जमीनी जुड़ाव को परख रहा होता है, जिसने आगे चलकर मुगलों के खिलाफ सबसे बड़ा प्रतिरोध खड़ा किया। एकदम सही। ये एक बहुत ही शानदार नजरिया है, एक राजा जो पहले दिन से ही अपनी जनता के बीच का हिस्सा था। अब अध्ययन सामग्री के अगले हिस्से पर आते हैं, जो उस दौर की बात करता है जब सत्ता का हस्तांतरण होना था। ये राज्याभिषेक का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। बिल्कुल नहीं, काफी चुनौतीपूर्ण था। हमारे नोट स्पष्ट करते हैं कि पिता उदय सिंह अपनी प्रिय रानी धीरबाई के प्रभाव में थे और उनके पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। हाँ, जरा सोचने वाली बात है, अगर मेवाड़ के सरदार उस समय दखल ना देते तो इतिहास की धारा क्या होती? ये एक ऐसा सवाल है जो पूरी सत्ता संरचना को समझने पर मजबूर कर देता है। और यहीं पर अब मेवाड़ के सरदारों की दूरदर्शिता काम आई। ग्वालियर के राम सिंह और पाली के अखिराज जैसे प्रमुख सरदारों ने उस अयोग्य फैसले का कड़ा विरोध किया, क्योंकि वो जानते थे कि मुगलों का खतरा सिर पर है। बिल्कुल, मुगलों के बढ़ते खतरे के सामने मेवाड़ को एक अत्यंत मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता थी, जो जगमाल किसी भी कीमत पर नहीं दे सकता था। इसी विरोध के परिणाम स्वरूप पहला राज्याभिषेक हुआ। और ये पहला राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 को हुआ था। हाँ, और वो होली का दिन था। होली का दिन, और स्थान था गोगुंदा। उस समय प्रताप की आयु 32 वर्ष थी। नोट्स में लिखा है कि रावत कृष्णदास ने उन्हें राजसी तलवार बांधी थी। ये तो एक आपातकालीन स्थिति थी ना? हाँ, ये पूरी तरह से एक इमरजेंसी सिचुएशन थी। गोगुंदा में आपातकालीन स्थितियों में राज्याभिषेक के बाद उनका दूसरा और विधिवत राज्याभिषेक कुंभलगढ़ दुर्ग में आयोजित किया गया। कुंभलगढ़ में। और यहाँ हमारी अध्ययन सामग्री में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य जुड़ता है। इस अवसर पर मारवाड़ के शासक राव चंद्रसेन भी उपस्थित थे। अरे वाह, परीक्षा के नजरिए से ये एक बहुत बड़ा क्रॉसओवर है। बिल्कुल, राव चंद्रसेन खुद मुगलों से कड़ा संघर्ष कर रहे थे और उनका वहां होना दो महान प्रतिरोधक शक्तियों के मिलन का प्रतीक था। और उधर प्रताप के शासक बनने से नाराज होकर जगमाल का क्या हुआ? वो सीधा मुगल सम्राट अकबर की शरण में चला गया। ये घटनाक्रम आने वाले महासंग्राम की नींव रख रहा था। समझ आ रहा है? यहाँ से शुरू होती है कूटनीति।
अगला चार्ट जो हमारे सामने है वो अकबर के डिप्लोमेटिक मिशंस यानी शिष्टमंडलों पर केंद्रित है। अकबर एक चतुर रणनीतिकार था। वो जानता था कि अरावली की उन दुर्गम पहाड़ियों में मेवाड़ से सीधा युद्ध करना अत्यंत विनाशकारी होगा। बिल्कुल, इसीलिए उसने बिना युद्ध के मेवाड़ को अधीन करने की कोशिश की और 4 दूत महाराणा प्रताप के पास भेजे। और यहीं पर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए एक बहुत ही शानदार ट्रिक सामने आती है। हाँ, ये ट्रिक्स बहुत काम आती हैं। इन 4 दूतों का सही क्रम अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसे याद रखने का सबसे आसान और अचूक तरीका है एक शब्द जमा भटो, JAMABHTO। जमा भटो। अगर हम इस क्रम के मनोविज्ञान को समझें तो ये अकबर की कूटनीतिक चालों को भी पूरी तरह से स्पष्ट कर देता है। तो चलिए इस ट्रिक को विस्तार से डिकोड करते हैं। ज से है जलाल खां, जो सबसे पहले नवंबर 1572 में भेजा गया। सही। फिर आता है मां यानी आमेर के राजा मानसिंह, जिन्हें जून 1573 में भेजा गया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मानसिंह एक राजपूत थे। अकबर ने उन्हें इसलिए भेजा ताकि शायद एक राजपूत दूसरे राजपूत को अपनी बात आसानी से समझा सके। एक कूटनीतिक चाल। बिल्कुल। लेकिन जब वो प्रयास विफल हो गया तब भ से भगवंत दास, जो मानसिंह के पिता थे, उन्हें अक्टूबर 1573 में भेजा गया। अनुभव को भेजा गया। हाँ, और अंत में जब सारे प्रयास विफल हो गए तो अकबर ने अपने सबसे योग्य राजस्व मंत्री टोडरमल को भेजा। टो से टोडरमल, दिसंबर 1573 में। एकदम सही। जलाल खां, मानसिंह, भगवंत दास और टोडरमल। जमा भट्टो। ये बहुत ही आसान और काम की ट्रिक है। लेकिन इन सब का परिणाम क्या निकला? शून्य। बिल्कुल। महाराणा प्रताप का संदेश बिल्कुल स्पष्ट था। स्वाधीनता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और जब कूटनीति विफल हो गई तो जाहिर है युद्ध अपरिहार्य हो गया। और फिर आता है इतिहास का वो महासंग्राम जिसे हम हल्दी घाटी की युद्ध के नाम से जानते हैं। तिथि थी 18 जून 1576। यहाँ एक बहुत ही बारीक तथ्य है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अच्छा? आमतौर पर तिथि 18 जून ही पढ़ाई जाती है, लेकिन अगर प्रश्न में ये विशेष रूप से पूछा जाए कि इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा के अनुसार युद्ध की तिथि क्या थी। ओहो, ये तो बहुत गहराई वाला सवाल है। हाँ, तो उसका उत्तर 21 जून 1576 होगा। 21 जून। परीक्षार्थियों के लिए नोट करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और ये युद्ध राजसमंद जिले में गोगुंदा और खमनौर की पहाड़ियों के बीच एक अत्यंत संकरे दर्रे में लड़ा गया था। संकरे दर्रे का जो भौगोलिक महत्व है ना, वो बहुत बड़ा है। अगर हम नोट्स में दी गई सेना के अनुपात का विश्लेषण करें, तो एक तरफ महाराणा प्रताप की सेना थी, जिसमें लगभग 3000 से 4000 राजपूत और भील योद्धा शामिल थे। और दूसरी तरफ मुगलों की विशाल सेना थी, जिसका नेतृत्व राजा मानसिंह प्रथम और आसफ खां कर रहे थे, और उसमें 20,000 से अधिक सैनिक थे। संख्या में इतना बड़ा अंतर? बिल्कुल। इतनी बड़ी असमानता के बावजूद प्रताप की सेना ने जो टक्कर दी वो उनकी अचूक छापामार यानी गुरिल्ला युद्ध नीति का ही परिणाम था। इस युद्ध नीति को गहराई से समझने के लिए हमें सेना के चक्रव्यूह और उसकी बनावट पर गौर करना होगा। फॉर्मेशन। हाँ, सेना के मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं। हरावल, जो सेना की अग्रिम या सबसे आगे की पंक्ति होती है। सही। और चंदावल, जो सेना की पिछली पंक्ति होती है। यहाँ जो विश्लेषणात्मक बिंदु उभर कर आता है वो इतिहास के कई भ्रम तोड़ देता है। बिल्कुल तोड़ता है। नोट्स में साफ लिखा है कि महाराणा प्रताप की सेना के हरावल का नेतृत्व हाकिम खां सूरी कर रहे थे। वे प्रताप की सेना के एकमात्र मुस्लिम सेनापति थे जो अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर मुगलों का सबसे पहले सामना कर रहे थे। और चंदावल यानी पिछली पंक्ति की कमान भील सेनापति राणा पूंजा के हाथों में थी, जो पहाड़ियों के ऊपर से सटीक तीरों की वर्षा कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर मुगलों की सेना को देखें। हाँ, मुगलों की सेना के हरावल में जगन्नाथ कछवाहा और सैयद हाशिम थे, और उनके चंदावल में मिहितर खां था। ये मिहितर खां वही व्यक्ति है जिसने युद्ध के दौरान जब मुगलों की हिम्मत टूट रही थी तब एक झूठी अफवाह फैलाई थी कि अकबर खुद एक बहुत बड़ी सेना लेकर आ गया है। बिल्कुल, ये अफवाह इसलिए फैलाई गई ताकि मुगल सैनिक डर के मारे मैदान छोड़कर न भागें। ये सेना की जो संरचना है ये एक बहुत ही गहरा निष्कर्ष देती है। मुगलों की सेना का मुख्य सेनापति एक हिंदू था, राजा मानसिंह। और महाराणा प्रताप की सेना की सबसे अगली पंक्ति का नेतृत्व एक मुस्लिम कर रहा था, हाकिम खां सूरी। बिल्कुल सही। ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि हल्दी घाटी का युद्ध कोई धार्मिक युद्ध नहीं था। हाँ, ये 2 धर्मों की लड़ाई तो बिल्कुल नहीं थी। ये एक साम्राज्यवादी शक्ति और एक स्वाधीन राज्य के बीच स्वतंत्रता का युद्ध था। एकदम सटीक विश्लेषण। परीक्षा की तैयारी को और भी धारदार बनाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करना एक बेहतरीन कदम रहेगा। एकदम सही समय पे याद दिलाया आपने।
और हाँ, एक और जरूरी बात, इस विस्तृत चर्चा में हम जिन विजुअल नोट्स, ट्रिक्स और स्लाइड डेक का विश्लेषण कर रहे हैं, उनके पीडीएफ संस्करण प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना सुनिश्चित करें। हाँ, पीडीएफ से रिवीजन बहुत आसान हो जाता है। बिल्कुल, लिंक विवरण में उपलब्ध है। तैयारी पूरी तरह से सुसज्जित होनी चाहिए। चलिए, अब वापस हल्दीघाटी के उस भयंकर संग्राम पर लौटते हैं। परीक्षा में अक्सर इतिहासकारों द्वारा इस युद्ध को दिए गए अलग-अलग नामों पर सीधे तौर पर मिलान करने वाले यानी मैचिंग वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। हाँ, मैच द फॉलोइंग। यहाँ 4 नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं जिन्हें हर हाल में याद रखना है। सबसे पहला और प्रसिद्ध नाम कर्नल जेम्स टॉड ने दिया था। उन्होंने इस युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है। थर्मोपल्ली। हाँ, ये उपमा बहुत सटीक है क्योंकि थर्मोपल्ली यूनान का वो संकरा दर्रा था जहां मुट्ठी भर वीरों ने एक विशाल सेना को रोक कर रखा था, ठीक वैसे ही जैसे हल्दी घाटी में हुआ। बिल्कुल। इसके अलावा अबुल फजल ने अपनी रचनाओं में इसे खमनौर का युद्ध कहा है। अबुल फजल ने खमनौर कहा। वहीं अब्दुल कादर बदायूनी, जो स्वयं एक चश्मदीद के रूप में इस युद्ध में मौजूद था, उसने इसे गोगुंदा का युद्ध नाम दिया, क्योंकि वो गोगुंदा की तरफ से देख रहा होगा। हाँ, और एक आधुनिक इतिहासकार आदर्श लाल श्रीवास्तव ने इसे बादशाह बाग का युद्ध कहा है। तो इसे ऐसे याद रख सकते हैं, टॉड की थर्मोपल्ली, फजल का खमनौर, बदायूनी का गोगुंदा और श्रीवास्तव का बादशाह बाग। बिल्कुल, ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जानी चाहिए। इस महासंग्राम के वर्णन में एक जगह का जिक्र बार बार आता है हमारे नोट्स में, रक्त तलाई। रक्त तलाई। यह युद्ध का वो मैदान था जहां इतना भयंकर संघर्ष हुआ, इतना खून बहा कि सचमुच एक खून की झील बन गई थी। रक्त तलाई के उसी भयंकर और खूनी माहौल में हमें सर्वोच्च बलिदान और निष्ठा का सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिलता है। जब युद्ध अपने चरम पर था और मुगलों की भारी भीड़ ने महाराणा प्रताप को चारों तरफ से घेर लिया था, तब स्थिति बेहद नाजुक हो गई थी। उस अत्यंत भावुक और खतरनाक क्षण में झालाबीदा, जिन्हें झालामन्ना भी कहा जाता है, वो आगे आए। हाँ। जब उन्होंने देखा कि मेवाड़ के महाराणा का जीवन गहरे संकट में है, तो उन्होंने बिना एक पल गवाए महाराणा का राजमुकुट, उनका रॉयल इंसिग्निया स्वयं धारण कर लिया। ये एक बेहद ही साहसिक सामरिक धोखा था। बिल्कुल। राजमुकुट देखते ही मुगलों की सेना ने ये मान लिया कि झालाबीदा ही महाराणा प्रताप हैं, और उन्होंने अपना पूरा ध्यान उन पर केंद्रित कर दिया। और झालाबीदा अत्यंत वीरता से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। लेकिन उनके इस बलिदान ने महाराणा प्रताप के प्राण बचा लिए। ये स्वामी भक्ति का एक ऐसा शिखर है जिसे इतिहास कभी भुला नहीं सकता। कभी नहीं। और स्वामी भक्ति की बात हो तो उस मूक पशु की वीरता का उल्लेख किए बिना ये अध्याय पूरा नहीं हो सकता, जो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। चेतक। हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रताप के प्रिय और वीर घोड़े चेतक की। हमारे नोट्स दर्शाते हैं कि चेतक सिर्फ एक सवारी नहीं, बल्कि युद्ध के मैदान में प्रताप का एक सच्चा साथी था। चेतक की वीरता वाकई अद्वितीय थी। युद्ध के दौरान एक क्षण ऐसा आया जब चेतक ने मुगलों के सेनापति मान सिंह के हाथी, जिसका नाम मर्दाना था, उसके मस्तक तक उछलकर अपने अगले दोनों पैर टिका दिए। हाथी के मस्तक पर? हाँ, इसका उद्देश्य यह था कि प्रताप सीधे मान सिंह पर अपने भाले से प्रहार कर सकें। और प्रताप के प्रहार से मान सिंह तो हौदे में छिपकर बच गया, लेकिन हाथी का महावत मारा गया। लेकिन इसी प्रयास में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। हाँ, हाथी की सूंड में जो भारी तलवार बंधी हुई थी, उससे चेतक का एक पैर बुरी तरह कट गया। लेकिन एक पैर कटने के बावजूद वो वफादार घोड़ा अपने स्वामी को सुरक्षित निकालने के लिए 3 पैरों पर ही दौड़ता रहा। और रास्ते में एक 26 फीट चौड़ा पहाड़ी नाला आ गया। 26 फीट, जिसे पार करना किसी भी सामान्य घोड़े के लिए लगभग असंभव था, और घायल चेतक के लिए तो और भी ज्यादा। लेकिन चेतक ने अपनी अंतिम सांसों की ताकत बटोरी और एक ही छलांग में उस नाले को लांघ गया। उस नाले को पार करने के बाद ही चेतक ने प्राण त्यागे। आज भी राजसमंद के बलीचा गांव में चेतक की छत्री स्थित है, जहां प्रताप ने स्वयं अपने हाथों से अपने उस प्रिय अश्व का अंतिम संस्कार किया था। एक बहुत ही भावुक कर देने वाला प्रसंग है ये। खैर, हल्दीघाटी के बाद का समय मेवाड़ के लिए एक नए और बेहद चुनौतीपूर्ण चरण की शुरुआत था। प्रताप ने अरावली के जंगलों और पहाड़ों को अपना ठिकाना बनाया, लेकिन सेना को फिर से खड़ा करने के लिए एक बहुत बड़े आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा था। जाहिर है, छापामार युद्ध के लिए संसाधनों की भारी कमी थी। और फिर वर्ष 1580 ईस्वी में चूलिया ग्राम में एक ऐसी ऐतिहासिक घटना घटती है जो पूरे संघर्ष का रुख मोड़ देती है। और वो घटना थी मेवाड़ के मंत्री भामाशाह का अतुलनीय और निस्वार्थ योगदान। भामाशाह। भामाशाह ने अपनी जीवन भर की सारी संपत्ति महाराणा प्रताप को भेंट कर दी। इस संपत्ति का आकार इतना विशाल था
कि उससे 25,000 सैनिकों का 12 वर्ष तक आसानी से भरण पोषण किया जा सकता था। 25,000 सैनिक, वो भी 12 वर्षों के लिए। बिल्कुल। इस अप्रत्याशित और जीवनदायी मदद के कारण ही भामाशाह को मेवाड़ का उद्धारक और दानवीर की उपाधियों से नवाजा गया। इस अभूतपूर्व आर्थिक मदद ने महाराणा प्रताप को एक नई ऊर्जा दी। उन्होंने अपनी सेना को फिर से सुगठित किया और मुगलों के खिलाफ एक ऐसा भयानक छापामार युद्ध शुरू किया जिसने मुगल सेना को थका कर रख दिया। अब रणनीति रक्षात्मक से पूरी तरह आक्रामक हो चुकी थी। और इसी आक्रामकता का सबसे बड़ा परिणाम था 1582 ईस्वी का युद्ध, जिसे इतिहास दिवेर के युद्ध के नाम से जानता है। दिवेर का युद्ध। ये मुगलों के लिए एक भयानक दुस्वप्न साबित हुआ। कर्नल जेम्स टॉड ने इस युद्ध के दीर्घकालिक महत्व को समझते हुए इसे मेवाड़ का मैराथन कहा। मैराथन ऑफ मेवाड़। हाँ, क्योंकि ये एक लंबी और निर्णायक जीत की शुरुआत थी। इस युद्ध में प्रताप के पुत्र अमर सिंह का शौर्य चर्चा का मुख्य विषय रहा। बिल्कुल। अमर सिंह ने मुगल सेनापति सुल्तान खां, जो रिश्ते में अकबर का काका लगता था, उस पर भाले से ऐसा अचूक और भयंकर प्रहार किया कि भाला सुल्तान खां के शरीर और उसके भारी कवच को चीरता हुआ उसके घोड़े को भी भेद कर जमीन में धंस गया। एक ही वार में दुश्मन का पूरी तरह खात्मा। इस एक घटना ने मुगल खेमे की रीढ़ तोड़ दी और उनमें भयंकर दहशत फैला दी। और इसका परिणाम ये हुआ कि प्रताप ने कुंभलगढ़ सहित मेवाड़ के 36 मुगल थानों पर एक एक करके कब्जा कर लिया। दिवेर के युद्ध ने साबित कर दिया कि मेवाड़ को कभी भी पूरी तरह से नहीं जीता जा सकता। सही बात है। अब हम इस स्लाइड डेक के, या कहें कि हमारे इस नोट्स के अंतिम हिस्से की ओर बढ़ते हैं, जो अंतिम वर्षों के संघर्ष और प्रताप की अमरता को दर्शाता है। 1585 ईस्वी में प्रताप ने लूणा चावंडिया को परास्त किया और चावंड अपनी संकटकालीन राजधानी बनाया। ये एक बहुत ही कूटनीतिक कदम था। वो कैसे? क्योंकि चावंड अरावली की गहराई में सुरक्षित था और यहाँ से उन्होंने मेवाड़ के अधिकांश हिस्सों का सफलतापूर्वक संचालन किया। एक सुरक्षित बेस कैंप की तरह। बिल्कुल। उनके अंतिम समय और उनकी स्मृति में बनी वास्तुकला से भी सवाल बनते हैं परीक्षाओं में। आज छतरी के बारे में अक्सर पूछा जाता है। बाड़ोली, जिसे सरोली भी कहा जाता है, वहाँ खेजड़ बांध के पास महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी स्थित है। 8 खंभों की छतरी याद रखना है। और एक ऐतिहासिक तथ्य जो उनके व्यक्तित्व की विशालता को दर्शाता है वो ये है कि कवि दुर्सा आढ़ा की एक प्रसिद्ध कविता के अनुसार जब महाराणा प्रताप की मृत्यु का समाचार मुगल दरबार में पहुंचा तो स्वयं अकबर की आंखों से भी आंसू छलक पड़े थे। मतलब शत्रु भी उनकी अटूट देशभक्ति और स्वाभिमान का सम्मान करता था। बिल्कुल करता था। ये सचमुच एक अद्भुत प्रसंग है। अब चूंकि हमने सारी अध्ययन सामग्री और विजुअल नोट्स को गहराई से समझ लिया है, तो समय आ गया है एक त्वरित मेंटल रिवीजन का। हाँ, ये बहुत जरूरी है। हम बिना किसी विकल्प के, यानी बिना MCQ के सीधे तथ्यों को याद करने का प्रयास करेंगे। चलिए सबसे पहले महत्वपूर्ण तिथियों का एक माइंड मैप बनाते हैं। ये एक बहुत ही प्रभावी तरीका है। शुरुआत करते हैं 1540 से। 1540 कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप का जन्म। सही। उसके बाद 1572 गोगुंदा में आपातकालीन राज्याभिषेक। फिर आता है 1576 हल्दी घाटी का वो महासंग्राम जिसने इतिहास बदल दिया। इसके बाद 1582 दिवेर का युद्ध, जहां पासा पलटा और जीत का सिलसिला शुरू हुआ। और अंततः 1597 चावंड में उनकी जीवन यात्रा का समापन। ये 5 वर्ष परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। अब अगर हम कुछ उन सवालों पर विचार करें जो सीधे परीक्षा में आते हैं, जैसे कर्नल जेम्स टॉड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था, तो तैयारी करने वालों का दिमाग तुरंत दिवेर पर जाना चाहिए। हाँ, क्योंकि यहीं से प्रताप ने लगातार जीत हासिल की थी, जैसे एक लंबी मैराथन दौड़ में होता है। सही। और अगर सवाल ये हो कि हल्दी घाटी के युद्ध में भील सेना का कमांडर कौन था, तो उत्तर होगा राणा पुंजा। यहाँ अक्सर परीक्षार्थियों को हकीम खान सूरी और राणा पुंजा के बीच भ्रम हो जाता है। हाँ, लेकिन याद रखना है कि हकीम खान हरावल यानी आगे की पंक्ति में थे और राणा पुंजा चंदावल यानी पिछली पंक्ति में। इसी तरह हमारी ट्रिक्स का भी रिवीजन कर लेते हैं। अकबर द्वारा भेजे गए दूतों का सही क्रम बिना किसी हिचकिचाहट के जमा भटो याद आना चाहिए। जलाल खां, मानसिंह, भगवंतदास और टोडरमल। एकदम सही। और इतिहासकारों के नाम, बदायूनी ने गोगुंदा कहा क्योंकि वो वहां था, और अबुल फजल ने खमनौर कहा। ये रिवीजन तकनीक वाकई परीक्षा के दबाव में बहुत काम आती है। तो हमने इस पूरे सेशन में जन्म से लेकर संघर्ष, कूटनीति, युद्ध और विजय तक का सफर तय किया। इन नोट्स से जो सबसे बड़ी सीख मिलती है, जो महाराणा प्रताप के जीवन का मूल मंत्र भी है, वो ये है कि हार ना मानना ही सबसे बड़ी जीत है। 100% सच। ये मंत्र सिर्फ इतिहास के पन्नों के लिए नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो आज अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। संसाधनों की कमी कभी भी आपकी सफलता में बाधा नहीं बन सकती। बिल्कुल नहीं। यदि आपके पास दृढ़ इच्छा शक्ति
और सही रणनीति है तो आप कोई भी लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। अपनी मेहनत पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। एकदम सही बात है। सीखते रहना और आगे बढ़ते रहना ही सफलता की कुंजी है। लेकिन इस सत्र को समाप्त करने से पहले इन ऐतिहासिक दस्तावेजों में एक ऐसी बात छिपी है जो सचमुच गहराई से सोचने पर मजबूर कर देती है। वो क्या? एक योद्धा जिसने जीवन भर हल्दी घाटी के खूनी दर्रों से लेकर देवेर की पहाड़ियों तक मुगल साम्राज्य की विशाल सेनाओं, हथियारों और तोपों का सामना किया, जिसे युद्ध के मैदान में कोई भी दुश्मन हरा नहीं सका। हाँ, ये इतिहास की एक बहुत बड़ी विडंबना है। उस अजय माने जाने वाले महाराणा प्रताप की मृत्यु किसी युद्ध के मैदान में किसी दुश्मन के वार से नहीं हुई थी। अच्छा, तो फिर कैसे हुई? 29 जनवरी 1597 को चावंड में उनके निधन का कारण था अपने ही धनुष की प्रत्यंचा यानी डोरी चढ़ाते समय लगी एक अंदरूनी चोट। क्या बात करे, एक अंदरूनी चोट? जी हाँ। ये बात सचमुच हैरान करती है। जो योद्धा हाथियों की सूंड में बंदी तलवारों और विशाल सेनाओं के चक्रव्यूह से सुरक्षित निकल आया, उसका अंत एक शांत शिविर में अपनी ही युद्ध कला की तैयारी के दौरान हुआ। नियति का ये खेल सच में इतिहास का एक बहुत ही गहरा और अनसुलझा रहस्य है। बिल्कुल, ये नियति और समय का एक ऐसा सच है जो हमेशा आश्चर्यचकित करता रहेगा। सही कहा। इसी विचारोत्तेजक तथ्य के साथ हम आज के इस गहन अध्ययन को यहीं विराम देते हैं। अगली बार तक सीखते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें और अपने संघर्ष को कभी रुकने ना दें। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद।